सो हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। इससे सवाल बन जाते हैं बच्चों, और इससे सवाल आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। प्रोसेसेस से भी सवाल बहुत सारे आ रखे हैं, तो हम आपको आज प्रोसेसेस के बारे में, छोटा सा ही है मतलब कि, और भी प्रोसेसेज होते हैं। तो अभी तो हम आइसोथर्मल बताएंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, और आगे जाएंगे तो और भी प्रोसेसेज होते हैं, उनको भी बताएंगे। पहले इनको देख लेते हैं और ध्यान से देखिएगा बच्चों। अच्छा ही है, आसान ही है, आपको समझ में आएगी चीज़ें, है ना। ओके, शुरू करते हैं भाई। शुरू करते हैं बच्चों। क्या शुरू करते हैं सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये चीज़ें पता है, अगर आप केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ के आए हैं तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वहाँ पे इसका थोड़ा सा जिक्र मैं कर चुका हूँ, इसलिए वो चीज़ देख कर आइएगा बच्चों, अच्छा लगेगा आपको, है ना। और दोनों कर लेंगे चैप्टर तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर सवाल मिला कर आता है तो आप कर पाएंगे, और अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं। दोनों से मिला के केटीजी और इससे आ जाता है, सोचते हैं कि ये बहुत हार्ड होगा। हार्ड नहीं होता है, आप पढ़े नहीं होते इसलिए आपको हार्ड लगता है ना। तो ठीक है, आप करके आइएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो ये बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम दे रखा है हमें, और वहाँ कोई फिजिकल चेंज उसका होता है इन सच अ वे दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बोला जा रहा है कि ऐसा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर का स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं, देख लीजिएगा। टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर ये प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये चीज़ अगर आप समझ गए तो देखिए आगे। मतलब मैं एक सिस्टम बनाना चाहूँ क्या, मैं एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ बच्चों। सिस्टम ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, इस टाइप का सिस्टम है, और यहाँ पे एक पिस्टन मैंने बना दिया, पिस्टन, ठीक है। इसके अंदर आपको ठीक है दे दिया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप समझ ही रहे होंगे। और बोला गया है कि इसका वाल जो है ना, ये वाला, ये जो वाल है कंटेनर का, ये बच्चों कंडक्टिंग है बच्चों। ये क्यों बोला गया है मैं बताता हूँ। कंडक्टिंग वाल है बच्चों, ठीक है। कंडक्टिंग वाल है तो हीट इधर से बाहर जा सकता है, और हीट अंदर बाहर से अंदर आ सकता है। ये सब चीज़ें तो हो ही सकती है। हो सकता है हीट बाहर से अंदर जा रहा हो, और बाहर से अंदर जा रहा हो, या अंदर से बाहर आ रहा हो। चीज़ें तो समझ में आ रही है ना बच्चों भाई। कंडक्टिंग मतलब कि वाल कंडक्टिंग है, जैसे कि अगर कोई चीज़ कंडक्टिंग है तो उधर से अंदर से हीट जा सकता है और बाहर से आ भी सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है भाई, हीट का वैल्यू जा भी सकता है, आ भी सकता है। ओके भाई, और देखिए बच्चों, और देखिए, तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका हम इधर से उठा के पिस्टन को और ज़्यादा दबा दिए, तो हमने क्या किया, वहाँ पे प्रेशर लगा दिया। तो प्रेशर लगाने से गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पागल हो जाएंगे, और ज़्यादा ऐसे ऐसे भागने लगेंगे, उसके कारण इनका टेम्परेचर रेज हो सकता है। लेकिन हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर रेज हो रहा है तो क्या करें, इसका मतलब कि हीट, इसको है ना, वर्क डन ऑन द गैस हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हीट आ जाएगा, ठीक है, हीट एनर्जी होगा। और हीट एनर्जी के कारण बच्चों ये कंडक्टिंग वाला है ना, तो हीट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर फिर से नॉर्मल कर देगा। तो ये सब चीज़ें होंगी फिजिकल चेंज, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम इस वाल को कंडक्टिंग लिए हैं। चलिए मैं बताता हूँ, चीज़ समझ में आ रही होगी बच्चों आई थिंक। फिजिकल चेंज का मतलब और कुछ नहीं बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के चीज़ों को चेंज कीजिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आखिरकार आपने PV = NRT पढ़ा है भाई। आइडियल गैस इक्वेशन की ही हम बात करेंगे यहाँ पे। जितने भी अभी आप प्रोसेस देंगे सब में हम आइडियल गैस की ही बात करेंगे, ठीक है बच्चों। वहाँ पे आप संकोच मत कीजिएगा, हम आइडियल गैस को ही लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो अगर हमने फिजिकल चेंज किया है, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, फिजिकल चेंज किया है बच्चों, इसका मतलब आपने प्रेशर या फिर वॉल्यूम को ही चेंज किया है। और क्या कांस्टेंट रखना है यहाँ पे, कांस्टेंट जो चीज़ रखना है वो है यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों, है ना। टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट रखना है। अगर आप इनका चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये चेंज कैसे करना है बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
changes should happen very slowly। बोलेंगे स्लोली क्यों सर, स्लोली क्यों करना है? यहाँ पे चीज़ों को स्लोली ही करना होगा बच्चों। कैसे? मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे पिस्टन था और यहाँ से डायरेक्ट आपने दबा के यहाँ पे ला दिया, ऐसे करके ज़ोर से दबा दिया भाई, ज़ोर से दबा दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़ोर से ऐसे टकराने लगेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ पे हीट एनर्जी आ जाएगा। तो उसके कारण बच्चों यहाँ पे इसको कंडक्टिंग, ठीक है कंडक्टिंग है तो एक ही बार में सारा हीट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये कंडक्टिंग है तो धीरे धीरे गर्म करेगा फिर निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर तो रेज हो गया क्योंकि आपने बहुत जल्दी कर दिया, बहुत ज़ोर से दबा दिया। लेकिन अगर आप धीरे धीरे पिस्टन को लाएं तो इसका थोड़ा हीट एनर्जी आएगा और ये थोड़ा गर्म होने लगेगा। थोड़ा गर्म होगा तो यहाँ से थोड़ा सा हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब फिर से टेम्परेचर इसका नॉर्मल कर देगा। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, तब एक ही बार में ज़्यादा कर देंगे तो ये रोक नहीं पाएगा और हीट एनर्जी यहाँ से बाहर निकलने में टाइम लगेगा। उसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर रेज हो जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा ना भाई। लेकिन हमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, उसके लिए स्लोली करना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, आसान है बच्चों, स्लोली करना पड़ेगा। ओके, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर इसका मैं बताना चाहूँ कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो फेज चेंज में हम लोग क्या करते थे, जैसे आइस से वाटर बनता था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता था भाई, आइस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फेज चेंज ऑफ आइस से वाटर, अगर आइस से वाटर, एक सेकंड पानी होने लगा यार। आखिरकार आइस से वाटर जो चेंज होता है वहाँ पे टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रखते हैं भाई हम लोग, है कि नहीं? 0 डिग्री सेल्सियस ही तो मेंटेन रखते हैं, ठीक तो है। वैसा ही आप समझ सकते हैं कि जब वाटर जो है स्टीम में बदलता है बच्चों, स्टीम में बदलता है ना, तो स्टीम में क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बदलता है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है दोनों जगह पे टेम्परेचर का वैल्यू, ठीक है। इसके कारण आप समझ सकते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ही एक एग्जांपल टाइप का है। और बच्चों अगर आप सोचें ना, अगर आपने केटीजी पढ़ा हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था भाई, अगर कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे PV इक्वल टू nRT है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, nR तो कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पे PV का प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ आएगा? देखिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया भाई, और PV बराबर कांस्टेंट अगर आपको दिख गया तो आपको याद आ जाना चाहिए कि और कुछ नहीं, बॉयल्स लॉ था। सर हमें याद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, याद नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लॉ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को याद कीजिए। ये थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस को देखिए, है ना। तो PV बराबर कांस्टेंट आ गया, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मास और टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, मास को इसलिए क्योंकि n आ जाता है ना, इसीलिए। तो चीज़ें समझ रहेंगे आप। ओके, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। PV बराबर कांस्टेंट, तो P जो होता है यहाँ पे, P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया, सिंपल, यही तो है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यही बोलता है बॉयल्स लॉ में, तो यही आता है। तो चीज़ें को रिलेट कर सकते हैं आप। चलिए आगे मैं इसका कुछ ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे बच्चों। आपने क्या देखा कि PV बराबर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये और कुछ नहीं, XY का ही तो होगा ग्राफ, x इंटू वाई के बराबर कांस्टेंट, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं बनता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो आपको याद होगा बच्चों, मैथ्स पढ़ा होगा आपने, तो उम्मीद करते हैं आप मैथ्स पढ़ते होंगे है ना। चलिए 3 ग्राफ आपको बताएंगे। पहली ग्राफ जो होती है P वर्सेस V की होगी, ठीक है भाई। तो PV ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, PV ग्राफ कैसे बनेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, इस टाइप का ही ग्राफ बनता है। अगला ग्राफ अगर बनाना चाहें हम लोग P वर्सेज, हमने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है,
और V वर्सेज T। देखिए टेम्परेचर का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर का वैल्यू तो ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ भी चीज़ हो टेम्परेचर का कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर जैसा है वैसा ही रहेगा बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। देख रहे हैं टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट ही दिखा रहा है। मैं बताता हूँ अभी किस तरीके से ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये और कुछ नहीं, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है, हाइपरबोलिक ग्राफ हमने बना दिया। अगर हम निकालना चाहें कि इसका स्लोप क्या होगा, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो हम एक क्या करते हैं, ऐसे एक इसका टेंजेंट बनाते हैं। ये टेंजेंट बना दिया हमने, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं बच्चों। ये बच्चों हमने टेंजेंट बना दिया भाई इस पॉइंट ऑफ पे, तो इस पॉइंट पे बना दिया, तो इसका स्लोप क्या होगा, आपको पता होगा कि स्लोप हम कैसे लेते थे, जितना इसका इधर से एंगल बनता था, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, लेकिन चलिए इधर से ही ले लेते हैं थीटा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो स्लोप यहाँ पे निकालना अगर चाहें हम लोग, स्लोप इन पीवी ग्राफ, तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको दिख रहा होगा कि पी भी का वैल्यू जो हमारे पास है वो कांस्टेंट है। हम लोग स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर डिफरेंशिएट करना है तो पी को कांस्टेंट रखेंगे, डी भी आ जाएगा, एक्स वाई, जैसे एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है बच्चों, भी रखेंगे तो डी पी आ जाएगा, बराबर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें अगर निकालना है स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है भाई। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है, यही तो हो जाएगा, वाई ऊपर है तो डी पी बाई डी भी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही निकालना है, डी पी बाई डी भी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा, इधर चला जाएगा तो माइनस का पी अपॉन भी आ जाएगा। तो कितना आसानी से हमने इसका स्लोप भी बता दिया बच्चों, देखिए स्लोप आ गया है ना। पीवी ग्राफ का अगर स्लोप देखना है तो ये आता है, और वो भी नेगेटिव में आ रहा है, मैंने बोला था स्लोप नेगेटिव में आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि हम थीटा ये कंसिडर किए थे, और हम जो एक्चुअल में स्लोप के लिए यूज करते हैं वो ये वाला, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना भाई, तो इसको 180 माइनस ये वाला थीटा कर दिए, तो ये वाला एंगल आ गया थीटा डैश, है ना बच्चों, और जो कि नेगेटिव में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे टेन ऑफ थीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा माइनस का पी अपॉन भी, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ग्राफ क्यों आ गया, परपेंडिकुलर, इस टाइप का ग्राफ कैसे आ गया, इस टाइप का ग्राफ कैसे आ गया आएगा ना भाई, क्यों नहीं आएगा, आप ही समझिए ना बच्चों, आप ही समझिए कि अगर प्रेशर कुछ भी वैरी करता हूँ, फिजिकल चेंज में प्रेशर में कुछ भी करता रहूँ, वॉल्यूम में कुछ भी करता रहूँ, टेम्परेचर का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा भाई। तो टेम्परेचर यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है, टी डैश है, यहाँ पे भी टी डैश है, तो टेम्परेचर वही रहा। देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ता जा 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 रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रेशर यहाँ से टस का मस नहीं हुआ, ना इधर गया, ना इधर गया, ना इधर गया, ना इधर, तो वहीं का वहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट ही होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। अगर आप स्लोप समझ गए कि स्लोप किस तरीके से हम लोग देखते हैं, माइनस का पी अपॉन भी आ गया, तो हम यहाँ पे और आगे बताना चाहते हैं कि एरिया इसका कैसे निकालें फिर, है ना। एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, एरिया कैसे निकालेंगे भाई। अगर आपको कोई ग्राफ इस टाइप का दे दिया है और ये ग्राफ इस टाइप से यहाँ तक ऐसे करके जा रहा है, दे रखा है आपको कि इसके नीचे यहाँ पे जो वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम इसका V2 है, और ये वही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है,
और यहाँ पे अगर इसको मैंने मिला दूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं P2 और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P1। ठीक है, इस टाइप से दे रखा है। आपको निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेट करने से एरिया आ जाता है कि नहीं भाई? जिस तरीके से डिफरेंशिएशन किए हम लोग 100 का, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, स्लोप आ गया था। एरिया के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, और ये आप मैथ्स में बिल्कुल पढ़े होंगे भाई। मैं ऐसे मान ही नहीं सकता हूँ बच्चों कि आप नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्लास 11th में नहीं 12th में आएगा, है ना, इसलिए थोड़ा लेट होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको बच्चों, तो एरिया किसका लेना होगा? हम मैथ्स में क्या करते हैं, एक छोटा सा इस टाइप से यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को कंसिडर करने के लिए छोटा सा लेते हैं, छोटा सा एरिया। ये छोटा सा डिस्टेंस जो होता है dv होता है, और यहाँ पे ये प्रेशर P होता है ना, ये प्रेशर P का पॉइंट होता है, ये प्रेशर P होता है, और ये यहाँ पे dv होता है। तो इस टाइप से कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे एरिया बनता है। तो इसका एरिया लेते हैं हम लोग, तो एरिया लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं P बनेगा, एक पॉइंट पे P आएगा, और उसका dv छोटा सा यहाँ पे एरिया। तो यही चीज़ एरिया बताता है। मैं अभी पूरा चीज़ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि पूरी की पूरी मैथ्स है ना, पी डी वी का यूज़ है। हम फिजिक्स में बस मैथ्स का यूज कर लेते हैं। ओके, अगर आपने पी डी वी देख लिया तो आपको एक चीज़ याद भी आना चाहिए यहाँ पे कि वर्क डन क्या होता था भाई। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था वर्क डन क्या होता है बच्चों, पी डी वी ही तो होता है भाई। यही चीज़ तो मैंने बताया था। वर्क डन आपने अगर पीछे चीज़ें देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा भाई, वर्क डन ही आता है, वो आ जाता है पी डी वी। तो हम लोग डी भी छोटा सा चेंज वॉल्यूम है, तो हम लोग बोलते हैं छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू आ रहा होगा पी डी वी, है ना बच्चों। तो हम इसीलिए बोल देते हैं इसको पी डी वी वर्क डन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर यहाँ पे पी डी वी जो वर्क डन आया है, कैसे पता चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी तो लेना होता है। अगर मान लेते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरीक़ा से जा रहा है, ठीक है, एक और ग्राफ मैं लेकर बता देता हूँ, पी वी का कॉपी कर लेता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। इस बार का ये जो ग्राफ है इधर से नहीं, इधर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? इस बारी जो ग्राफ जा रहा है इधर से इधर जा रहा है, और यहाँ पे इधर से इधर आ रहा है। तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी भाई? हम पी डी वी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, पी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का जो वैल्यू होता है वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वी फाइनल क्या है, V2 है, ये फाइनल ही तो दिख रहा है, और ये इनिशियल दिख रहा है। यहाँ पे इनिशियल क्या, क्योंकि देख रहे हैं आपको पाथ दिखा रहा है, वैसे ग्राफ कोई पाथ नहीं दिखाता, लेकिन इसका एरो इधर बता रहा है ना। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है, ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि V2 से शुरू हुआ है, V1 पे जा रहा है बच्चों। तो इस बार इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गया, है कि नहीं? सिंपल है चीज़ें बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम ये चीज़ बता सकते हैं यार, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं बच्चों कि V2 और V1 यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि V2 बड़ा है V1 से। यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे V2 बड़ा है V1 से। एक सेकेंड, हाँ पता तो है ही, दोनों जगह तो सेम ही होगा ना। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे V1 है माइनस V2। ठीक है भाई, V1 माइनस V2। यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से, फाइनल V2 माइनस V1। ओके, जिस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि V2 बड़ा है V1 से, तो डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैंने बताया V2 बड़ा है, V2 बड़ा है ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अगर डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे डेल्टा वर्क डन भी पॉजिटिव होगा बच्चों, वैल्यू उसका। उसी तरीके से यहाँ पे वर्क डन का भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा भाई। और अगर आपने देख लिया कि वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बताइए, वर्क कहाँ हुआ होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और अगर पॉजिटिव आया है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है।
बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपको याद होगा, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा होगा भाई, आप देख कर आइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। तो चीज़ें इस तरीके से होते हैं। मैं एक चीज़ और सवाल कराना चाहता हूँ, सवाल के लिए चलिए आगे पीछे ही ले जाता हूँ। यहाँ पे सवाल नहीं, एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं पे इस टाइप का कोई पूछ ले तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, है कि नहीं, ऊपर ठीक रहेगा। चलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मैं इस टाइप का आपको दे दिया और आपको बोल दिया कि 3 ऐसे ऐसे हमने बना दिया है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तीन आपको यहाँ पे ग्राफ बना दिए हैं और ग्राफ वही P वर्सेस V का है। तो अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर T1 दे दिया है, इसका T2 दे दिया है, इसका T3 दे दिया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो बनता है ये वाली ग्राफ, इस ग्राफ पे हर एक जगह पे टेम्परेचर वैल्यू कांस्टेंट होता है। जैसे इस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना भाई T डैश तो T डैश यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ये तो यही है, ये वेरी नहीं कर रहा है। उसी तरीके से T डैश यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वैसे ही होता है, यहाँ पे P और V का वैल्यू चेंज होता जाता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट रहता है। हर एक जगह पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चों। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे इसको बोल दिया जाता है आइसोथर्म, आइसोथर्म बोल दिया जाता है ना, आइसोथर्म बोल दिया जाता है अगर हर जगह पे यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा, PV ग्राफ है तो, है ना, कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा, तो होता भी है। ठीक है भाई। तो अगर आपको मैं सवाल इस तरीके से पूछ लूँ कि मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये एक पॉइंट इस टाइप से मान लिया, इस टाइप से अगर ऐसे जा रहा है तो आपको हर एक पॉइंट के लिए ऐसे बताना है। मान लेते हैं ये वाली पॉइंट हमने चुन लिया, मान लेते हैं हमने ये वाली पॉइंट चुन लिया, है ना, मान लेते हैं इसमें ये वाली पॉइंट चुन लिया। हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि ये वाली पॉइंट चुना है कि नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं कि वही V1 P1 हो जाएगा, V2 P2 हो जाएगा, V3 P3 हो जाएगा भाई। तो चीज़ें आपको इस स्टेप से दे रखी है, तो आपको पता होगा कि PV का वैल्यू कांस्टेंट ही है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ भी है PV का वैल्यू कांस्टेंट ही है। इसका मतलब PV इक्वल टू nRT में ये भी चीज़ कांस्टेंट होती है, ये सारी चीज़ कांस्टेंट होती है। तो PV का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम लोग, अगर PV का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, इस पॉइंट पे है ना, PV है, यहाँ पे क्या है P2 V2 है, यहाँ पे क्या है P3 V3 है। आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर बड़ा कौन सा छोटा होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर NR नीचे ले जाएंगे, NR कांस्टेंट ही है, PV का मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे P का वैल्यू देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है, इन दोनों से तो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा V1 ही है, P1 और V1 सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब T1 भी सबसे ज़्यादा होगा। आखिरकार T का वैल्यू कैसे लिखेंगे, PV अपॉन NR। तो साफ साफ आपको दिख रहा है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV है। सिंपल है भाई, सिंपल है चीज़ें, है ना। तो PV का मल्टीप्लिकेशन इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इसमें सबसे कम तो टेम्परेचर बता सकते हैं, T1 सबसे ज़्यादा, T2 से, फिर T3 से। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, इतना आसान है ना, चीज़ें बहुत आसान है। अब चलते हैं आगे। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, इसको आइसोथर्म बोल दिया जाता है, मैं ये चीज़ भूल गया था, लेकिन आइसोथर्म बोल दिया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। अरे गुरुजी, अभी आपने यही तो बताया कि वर्क डन ऐसे होता है, लेकिन ये चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है हम आइडियल गैस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको मैं बता दिया हूँ PV का वैल्यू कांस्टेंट होता है बच्चों। PV का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन PV इक्वल टू nRT तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो DW होगा छोटा सा वर्क डन, और वही PdV हो जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आखिरकार यहाँ पे डी भी चेंज हो रहा है ना, ठीक है डी भी चेंज हो रहा है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर का वैल्यू क्या होगा भाई, एन आर टी अपॉन भी, सिंपल। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों पी के जगह पे एन आर टी अपॉन भी डी भी इक्वल टू डी डब्ल्यू। ओके, अब आपको चीज़ें मिल गई। अगर यहाँ पे डी एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स मिल गया ना, क्योंकि भी का टर्म में है। ओके, अब चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि ये चीज़ अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बस डी भी था तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रेशर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करके लिख के भी का टर्म ला दिया, तो अब चीज़ें आसान हो गई। अब हम ऐसे करके बता सकते हैं कि आपको पता चल गया कि एन आर टी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी अपन भी हो गया, डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो अब अगर चीज़ें समझ में आ गई आपको अगर पता है कि वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है, मतलब V इनिशियल से V फाइनल, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है V इनिशियल से V फाइनल जा रहा है, तो क्या होगा अगर वर्क डन पूरा आ गया हमारे पास, NRT सॉरी बच्चों, यहाँ पे अगर 1/x का इंटीग्रेशन करें तो वो ln x होता है, ln v हो जाएगा, सिंपल। तो ln v मतलब कि v इनिशियल से v फाइनल, NRT ln ऑफ v फाइनल माइनस ln ऑफ v इनिशियल। यहाँ से आप बता सकते हैं कि NRT ln x माइनस ln y होता है ln x अपॉन y, तो ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल भाई। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो वर्क डन हमारे पास आ गए, वर्क डन हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है भाई, चीज़ों को किया जा सकता है। देखिए अगर आप यहाँ तक समझ गए कि वर्क डन ये होता है, तो आपको एक प्रॉपर्टी मैथ्स की पता होगी कि ln x का वैल्यू क्या होता है। ln x का वैल्यू 2.303 ऑफ लॉग ऑफ x होता है। अगर ln को लॉग में बदलना है तो हम इस टाइप से बदलते हैं, मैथ्स का प्रॉपर्टी बच्चों, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि वर्क डन जो आ रहा है हमारे पास NRT ln ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल आ रहा है, तो ln को लॉग में आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 2.303 से गुना कर देंगे, NRT लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ठीक है। अगर इस टाइप से आ गया, आपको पता है कि PV का वैल्यू कांस्टेंट होता है, PV का वैल्यू कांस्टेंट होता है भाई। अगर PV का वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे V फाइनल क्या होगा, V फाइनल लिखेंगे तो P फाइनल भी होगा, तो V फाइनल का वैल्यू C अपॉन P फाइनल है कि नहीं। उसी तरीके से V इनिशियल क्या होगा, C अपॉन P इनिशियल। चीज़ें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि V फाइनल का वैल्यू क्या होगा, तो C अपॉन P फाइनल। उसी तरीके से V इनिशियल का वैल्यू लिखूँ तो C अपॉन V फाइनल, P फाइनल सॉरी P इनिशियल। अरे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, सॉरी यार, पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा, भी यहीं चल रहा है मेरा दिमाग, ठीक है। 2.303 NRT, देखिए लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V फाइनल यहाँ पे रखेंगे तो C अपॉन P फाइनल आएगा, और यहाँ पे C नीचे आ जाएगा, C अपॉन P इनिशियल। तो ये ओवरऑल आप अगर कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लॉग आता है और उल्टा हो जाता है, P इनिशियल अपॉन P फाइनल हो जाता है भाई। तो आपको समझ में आ गया कि वर्क डन हमारे पास ये भी हो सकता है, प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है, और वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है, ऐसे भी, ठीक है। तो चीज़ें इस तरीके से हम बता सकते हैं, है ना। तो वर्क डन इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। बस इसके आगे कैलकुलेशन, आप ये मत समझिए कि बहुत भारी हो गया, कैलकुलेशन है भाई, और कैलकुलेशन नॉर्मल है बच्चों। आपको बस ये ध्यान रखना है, PDV ध्यान रखना है, उसके बाद ये सब आप खुद से बता पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ें क्लियर हो गया हो तो अगर आपने देख लिया कि वर्क डन हमारे पास DW आ रहा था, PDV से हम लोग निकाल रहे थे, तो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास आ रहा था NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल आ रहा था।
अगर आप देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उससे हम लोग क्या देखे थे, जो भी हीट दिया जाता है डी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है कुछ, ये हमने जानते हैं हम लोग सब लोग। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल, हम तो अभी आइसोथर्मल प्रोसेस ही देख रहे हैं बच्चों, है ना। तो इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है, मतलब कि टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि इंटरनल एनर्जी जो होता था वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वही तो टोटल एनर्जी होता था, और वही इंटरनल एनर्जी होता था, वही काइनेटिक एनर्जी भी होता था आइडियल गैस में, और वही आपको पास आता था NFR/2 F/2 RT आता था। छोटे से चेंज के लिए लिखते हैं, मतलब छोटा सा चेंज अगर DU लिखना चाहें तो NF/2 RDT आता था भाई। मतलब बेसिकली चेंज इन, क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल था, मतलब कि DU का वैल्यू ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT था। ओके, लेकिन हमको पता है डेल्टा टी DT का वैल्यू 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, मतलब DU का वैल्यू भी 0 हो जाएगा अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब DQ का वैल्यू DU प्लस DW में इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा भाई, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ही नहीं, 0 है भाई। तो DQ का वैल्यू आपके पास आ गया DW, और DW ही PD भी था। ओके, कुछ समझ में आ रही है चीज़ें, मुझे तो नहीं आ रही है सर, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए भाई कि DQ जितना भी हीट मिला है वो सारा का सारा वर्कडन में चला गया है। मैंने कैसे बताया था आपको, यहाँ पे ये जो फादर पैसे दिए इस सिस्टम को, मतलब आपके फादर ने पैसे दिए और बोला कि भाई दोनों आपस में बांट लेना। अब कैसे बांटना कुछ नहीं बोला, बस बांट लेना, दोनों भाई लोग बांट लेना आपस में, भाई बहन जो भी हो। पापा ने पैसे दिया और सारा का सारा पैसे ये रख लिया, इसको कुछ मिला नहीं, इसको 0 मिला। 100 रुपये मिला, 100 का 100 रख लिया DW, मतलब कि जो पैसे मिले 100 रुपये वो सारा का सारा इसने ले लिया। तो इस सारा का सारा काम करने में पैसे लगा दिया और इसको कुछ पैसे मिले ही नहीं। आ रहा है समझ में, इसीलिए तो ये 0 आ गया है ना। ओके, मतलब कि सारा पैसे यही लूट लिया यही ले लिया। तो इसका फिजिक्स में मतलब ये होता है कि जितना भी हीट मिला है, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम हुआ है, हमें नहीं पता है लेकिन हम मान रहे हैं, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अरे यार अच्छे से नहीं लिखते हैं, सिस्टम इज DW, यही तो वर्क डन है। देन जो यहाँ पे हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र या फिर लिबर्टेड भी बोल दिया जाता है, लिबर्टेड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, है ना बच्चों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर सिस्टम जो है, सिस्टम पे वर्क हुआ है ऑन द सिस्टम, मतलब ये नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम DW है तो वर्क डन नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा Q का वैल्यू भी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा Q का वैल्यू नेगेटिव कब होता है जब सिस्टम से हीट निकल जाता है, तो हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो जाता है सिस्टम से, फ्रॉम द सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चला जाए, तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम लेंगे तो जितना भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, जो सिस्टम ने वर्क किया होगा, अरे यार गिर क्यों रहा है, ओके, जितना सिस्टम ने काम किया होगा सारा का सारा वहाँ पे एनर्जी लग गया होगा उस काम को करने में, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें कहने का मतलब है, ये सब चीज़ें आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज क्यों होना है बच्चों, सिंपल ही तो है, कुछ है ही नहीं वैसा खास, ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है।
और अगर एक चीज़ लास्ट में अगर मैं बताना चाहूँ कि स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, ऐसे मैं ये चीज़ बता दिया हूँ, स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या होता था, सी का वैल्यू हम लोग लिखते थे डेल्टा क्यू अपॉन इन डेल्टा टी का वैल्यू जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब सी का वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और ये चीज़ मैं बता दिया था कि सी का वेरिएशन गैसेज में जीरो से इन्फिनिटी तक होता है और ये इन्फिनिटी तक वेरी करता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड प्रोसेस में आ जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम का कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम का नहीं है ना, वॉल्यूम का वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, फिर से वही बात, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ऐसा फिजिकल चेंज होता है इन सच अ वे दैट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मैंने बोला ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी तो लगा ही सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, तो पी अपॉन टी का रेशियो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम ग्राफ बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं भाई। पी वर्सेस टी का ग्राफ कैसे बनेगा, पी वर्सेस टी का ग्राफ भाई सिंपल दिख रहा है, एक्स वाई बराबर है ना, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इस टाइप से बना सकता है। और भी ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं बच्चों। किसके किसके बीच का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये पी वर्सेस अगर मैं बना दूँ अगर यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वर्सेज भी या फिर टी वर्सेज भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब ग्राफ इस टाइप से बनेगा। हाँ, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है बच्चों, तो ग्राफ तो इसी टाइप से बनेगा, टेढ़ा तो नहीं बन रहा है ना। देखिए बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे वी डैश का वैल्यू जो, तो ये तो कांस्टेंट ही है भाई, है ना। भले ही आप प्रेशर कैसे भी चेंज करते रहो, प्रेशर देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, है ना, बढ़ते जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। चलिए बहुत सिंपल है बच्चों। फिर से वही बात, अगर आप निकालना चाहें तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, किस में, हम लोग पीवी में निकालते हैं स्लोप। स्लोप तो और भी कुछ में निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग पीवी ग्राफ में देखते हैं स्लोप क्या होगा। यहाँ पे स्लोप का वैल्यू मतलब कि डी पी अपॉन डी भी, इसका वैल्यू देख रहे हैं ये देख रहे हैं कितना 90 डिग्री है, तो स्लोप का वैल्यू 10 ऑफ 90 डिग्री अगर कर दें, बोलेंगे कि सर थीटा तो हम लोग इधर से लेते थे, इधर से लेते थे, पीछे हम लोग देखे थे इस टाइप से था। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप कर सकते हैं, उस टाइप से भी ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों तरफ से, इधर से भी 90 इधर से भी 90 ही है, कोई ऐसा है डिफरेंस नहीं है। तो 1090 का वैल्यू लगभग इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे डी पी बाई डी भी का वैल्यू जो स्लोप का वैल्यू है वो इन्फिनिटी को छूता है। आई थिंक क्लियर होगा। इस टाइप से हम लोग देखते हैं भाई। चाहे तो आप इसके अंदर का अगर देखना चाहें, पी वर्सेज भी का इसके अंदर का जो क्या होगा, एरिया क्या होगा, है ही नहीं कुछ एरिया। एरिया कैसे देखते हैं भाई, इसके अंदर का एरिया ना देखते हैं, अरे कुछ समझ नहीं। पी भी ग्राफ जो है वहाँ पे एरिया अगर हमको लेना है, एरिया कैसे आएगा भाई, एरिया क्या होता है, पी डी भी होता है, पी डी भी होता है। और चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू ऐसे भी जीरो है, तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू जीरो ही हो जाता है। यहाँ भी ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ग्राफ में इसके अंडर का एरिया कुछ है ही नहीं, एरिया कैसे आएगा, जब कुछ ऐसा ग्राफ होगा तो इसके अंडर का एरिया आएगा। भाई ग्राफ ही परपेंडिकुलर है तो क्या ही आएगा, है ना। बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, ठीक है। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस भी दिखा देते हैं आपको। आइसोबैरिक नहीं, आइसोकोरिक है ना भाई, मैं क्या लिख देता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आइसोबैरिक नहीं आइसोकोरिक है बच्चों,
यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। आइसोकोरिक है बच्चों, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं कैसे वर्क डन बताऊँ आपको इस टाइप से समझ सकते हैं आप वर्क डन कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क डन पी इंटू डी भी होता है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल ही सकते हैं। पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा भी का वैल्यू 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट होता है भाई। अब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है भैया, तो क्या होगा यहाँ पे भैया, डी डब्ल्यू का वैल्यू भाई यही 0 हो जाएगा ना। कांस्टेंट है तो ये वर्क डन ही का ही वैल्यू 0 हो गया भाई। वर्क डन कुछ आएगा ही नहीं, पीछे ही बताया मैंने। अब यहाँ से चाहे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी करके देख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, डी क्यू जो दिया जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में हो जाता है। यहाँ पे बच्चों आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वर्क डन तो है ही नहीं, वर्क डन तो है ही नहीं भाई, 0। तो यहाँ पे जो भी डेल्टा क्यू दिया जाता है और डेल्टा यू में बदल जाता है, मतलब डेल्टा क्यू इस टाइप से लिखते हैं। और आपको पता होगा कि डेल्टा यू का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं NF/2R डेल्टा टी लिखते हैं, और इसी का वैल्यू F/2R को क्या लिखते हैं, NC भी लिखते हैं डेल्टा टी, बिल्कुल। तो डेल्टा यू का वैल्यू आप चाहें तो ये चीज़ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। तो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा NC भी डेल्टा टी। तो चीज़ें इस टाइप से बताई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस टाइप से आपको पूछा जाए इसमें वैसा करिएगा, इस टाइप में ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर का एरिया ही नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये भी चीज़ बता सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, मतलब सी भी का वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा वो, जो सी भी का वैल्यू FR/2 होता है, मैंने अभी बताया। सिंपल है यार, चलिए आगे चलते हैं और भी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। आइसोबेरिक प्रोसेस, ये भी बहुत आसान सा प्रोसेस है। आइसोबेरिक का मतलब होता है, आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होगा भाई। मतलब कि थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडर को एज अ फिजिकल चेंज इन सच अ वे प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। बार बार यही चीज़ बोला जा रहा है, बस चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात बच्चों, अगर आपने पढ़ा हो PV = nRT, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रख दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो V/T का वैल्यू यहाँ पे फिर से कांस्टेंट आना लगेगा। ग्राफ फिर से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ फिर से बना सकते हैं, V वर्सेस T का बना लीजिए, या तो आप V वर्सेस T का बना लीजिए या फिर P वर्सेस V का बना लीजिए, या फिर V रखिए यहाँ पे या फिर T रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दो ही में समझा देता हूँ आपको, है ना। V वर्सेस T का ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा। P वर्सेस V का ग्राफ, हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट ही रखना होगा। तो भाई इस टाइप से हो जाएगा ना यार, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, भले ही यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इधर टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रेशर का वैल्यू फिर भी कांस्टेंट है यहाँ पे P', ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम V2 होगा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम V3 होगा, कुछ टेम्परेचर T1, कुछ टेम्परेचर T2, कुछ टेम्परेचर 3, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये सब फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रेशर कांस्टेंट है। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा ऊपर नहीं बन गया, इसको थोड़ा अच्छे से नहीं बना सकते हम, ठीक है बच्चों। तो फिजिकल चेंज में ये चीज़ हो रहा है और कांस्टेंट यहाँ पे प्रेशर रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। V/T का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ये किस टाइप का हो जाता है बच्चों, अगर आपने याद हो चार्ल्स लॉ होता है ना, ये चार्ल्स लॉ, ठीक है, इस टाइप से ऐसे ही बता दिया मैंने। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन में ही ये चीज़ आता है, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि अगर यहाँ पे प्रेशर और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है तो हम चीज़ें इस टाइप से V/T का वैल्यू कांस्टेंट ला सकते हैं।
हम लोग तो ग्राफ पीवी ग्राफ में ही देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है कि स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, डी पी अपॉन डी भी। ये स्लोप का कैसा है भाई, ये स्लोप तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इधर से ले इधर से ले, बात वही रहेगा, मतलब कि जीरो ही हो जाएगा। मतलब 10 ऑफ 0 बन रहा है तो 10 0 0 होता है, सिंपल। अगर इसके अंदर देखें ये वाली, इसका स्लोप क्या है भाई, 0 है ना, ऐसे है। ठीक है, सर समझ में आ गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिक हीट देखना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर नहीं वॉल्यूम, अच्छा प्रेशर ही है। प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर पे सी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, मेयर्स रिलेशन याद कीजिए, वहीं से तो आता है ये, सी पी माइनस सी वी का वैल्यू आर। तो चाहे तो आप एफ आर बाई 2 लिख के प्लस आर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे एरिया निकालते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस में कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे भाई। एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, एरिया निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है। मतलब कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी भी हो जाएगा बच्चों, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर का कांस्टेंट ही रहने देते हैं, और डी भी का वैल्यू चेंज करते हैं, डी भी का वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन जो आ जाएगा, पी कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का वैल्यू तो ऐसे ही बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से। डी भी मतलब कि भी इनिशियल से अगर भी फाइनल की तरफ जा रहा है तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वर्क डन का, पी भी फाइनल माइनस पी भी इनिशियल। प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो भी इनिशियल इक्वल टू एन आर टी इनिशियल हो जाएगा। ओके, पी इंटू भी फाइनल इक्वल टू एन आर टी फाइनल हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक और टर्म में लाना चाहता हूँ, टेम्परेचर का टर्म में। यहाँ पे देखिए बच्चों, पी भी फाइनल भी इनिशियल है तो एन आर टी इनिशियल लिख सकता हूँ, यहाँ पे एन आर टी फाइनल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों ना लिख दूँ, यहाँ पे एन आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आ जाएगा भाई। यही चीज़ मैं बताना चाहता था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी है तो हम वैसा ही वर्क डन लिखेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू जो हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया भाई आइसोबेरिक प्रोसेस में। आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम लोग चले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चले, डी क्यू जो हीट दिया जाता है डेल्टा यू डी डी प्लस डी वर्क डन हो जाता है। प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डी यू का वैल्यू मैंने बताया था पीछे ही कि एन सी भी डेल्टा टी आता है ना बच्चों, ठीक है, तो डी टी हो जाएगा। वर्क डन का वैल्यू अभी हमने निकाला, एन आर डेल्टा टी निकाला, एन आर डेल्टा टी निकाला। अगर छोटा सा लिखना है डी डब्ल्यू तो हम लिख सकते हैं ना, एन आर डी टी लिख सकते हैं, सिंपल। तो मैं लिख देंगे एन आर डी टी। एन डी टी यहाँ पे कॉमन है बच्चों, तो सी भी प्लस आर आ जाएगा। आपको मैंने पीछे ही बताया कि सी भी प्लस आर का वैल्यू जो होता है वो सी पी होता है, तो हम यहाँ पे सी पी भी लिख सकते हैं। तो एन सी पी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। यही तो डी क्यू का वैल्यू हो गया। आ रहा है कुछ समझ में, मतलब कि यहाँ पे जो हीट दिया होगा वो एन सी पी डी टी आ जाएगा। ओके, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे अब हम लोग लिख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे लिख रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे हीट आ जाती है, हीट। आई थिंक क्लियर होगा भाई, चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। अगर यहाँ पे हीट का वैल्यू निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, वर्क डन ऐसे निकाल सकते हो। ये तीन ही प्रोसेस मैंने आपको बताया बच्चों, है ना। और भी प्रोसेस आगे बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। चलिए अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस देख लेते हैं।
नाम से क्लियर होगा, साइक्लिक मतलब कि गोल गोल साइकिल में, मतलब साइकिल का जो चक्का होता है उस टाइप का। ऐसे ही कहने को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वही समझ लीजिए। साइक्लिक मतलब कि बच्चों देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताता हूँ। मैंने बस याद करने के लिए बताया कि साइक्लिक ऐसे याद कीजिएगा, एक्यूरेट नहीं मान लेना है भाई। साइक्लिक प्रोसेसेस ये भी हो सकता है, यहाँ से शुरू किया इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। अगर ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ से शुरू किया यहाँ पे फाइनल हो सकता है, ऐसे ऐसे जाकर ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया, तो इनिशियल यहाँ पे फाइनल यहाँ पे। तो ये सारा साइक्लिक है बच्चों, ये सारा का सारा साइक्लिक है। ये भी है, ये भी है, ये भी साइक्लिक है ना। तो ऐसा नहीं साइकिल नहीं बस समझ लेना है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेसेस ऐसे बोला जाता है फिजिक्स में कि द प्रोसेसेस इन विच initial and final point will coincide, मतलब कि कोइंसाइड करते हैं आफ्टर, कब करते हैं, जब आफ्टर सेवरल चेंजेस हैपन इन प्रोसेस, है ना। सेवरल चेंज, ऐसा ही थोड़ी यहाँ से शुरू किया डायरेक्ट यहीं पे आ गया भाई। यहाँ चेंजेज हुआ है, यहाँ पे गया है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो चेंजेज हो रही है ना, तो उसके कारण बोला जाता है। और नॉन साइक्लिक मतलब कि जो साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, साइक्लिक है ही नहीं, नॉट साइक्लिक में ऐसे बना सकते हैं आप लोग कि साइक्लिक नहीं है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ पे है। यहाँ से शुरू किया, यहीं पे रह गया, तो इनिशियल यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे, तो दोनों पूरा ही नहीं हुआ, मैच ही नहीं किया, तो नॉट साइक्लिक हो गया। साइक्लिक प्रोसेसेज में ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइक्लिक प्रोसेसेज जो होते हैं उनमें डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है। मैंने ये चीज़ बताया था आपको पहले लेक्चर में, दूसरे में सॉरी डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है ना बच्चों, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट या फिर पॉइंट फंक्शन भी बोल देते हैं, पॉइंट फंक्शन भी बोल दिया जाता है। और डेल्टा यू का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है सिर्फ nr/2 डेल्टा टी। तो आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है प्रोसेस में, टेम्परेचर कांस्टेंट ही लिया है, तो भाई इसका भी तो चीज़ें कांस्टेंट ही होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। तो उसी लिए तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू 0 आता था, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते थे भाई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिए तो भाई डेल्टा यू का वैल्यू 0 ही होना पड़ेगा बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में, है कि नहीं। और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता था, तो डेल्टा यू का वैल्यू इसलिए 0 हो जाता है। इसमें अगर आप कैलकुलेट करें ना, तो ये सब चीज़ें ठीक है आप डाल देंगे, लेकिन डेल्टा टी का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो ये वैल्यू तो हमेशा सेम ही आता रहेगा ना। अभी डेल्टा टी का वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस आ गया, अगला केस में फिर लिए 50 डिग्री सेल्सियस, तो जो भी वैल्यू आता रहा है 50-50, तो ये भी वैल्यू तो वही आता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। अगर देखें यहाँ पे साइक्लिक में, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का वैल्यू नॉट 0 होता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चों क्या है, स्टेट फंक्शन है। मैंने स्टेट फंक्शन के बारे में अच्छे से बता रखा है, पिछले लेक्चर से आप देख सकते हैं। स्टेट फंक्शन होता है तो उसमें नॉट 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है भाई। अगर आप कोई भी पाथ चेंज कर दिए तो यहाँ पे वर्क डन अलग हो जाएगा, इस पाथ में वर्क डन अलग होगा, इस पाथ में वर्क डन अलग होगा, इस पाथ में वर्क डन अलग होगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है। इसलिए कभी कभी पाथ डिपेंडेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे भी डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे भी डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल ही हम सिर्फ देखते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है कौन सा पाथ से आ रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, चीज़ें आप समझ रहे होंगे अगर आप देख रहे हैं लेक्चर ध्यान से तो। ठीक है,
आगे चलते हैं भाई। आगे अगर इसमें मैं बताना चाहूँ कि एरिया कैसे लेते हैं, मान लेते हैं ना बच्चों, इस टाइप से आपको मैंने ग्राफ दे दिया भाई, और बोल दिया ना कि मैंने ये चीज़ ऐसे जा रहा है, इसी का कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने आता है कि नहीं बच्चों आपको? ठीक है, वही ग्राफ आपको P वर्सेस V का दे रखा है भाई। बोला गया है बच्चों कि यहाँ पे इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से। अगर इस टाइप से ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये, है ना बच्चों। अगर ये प्रोसेस ऐसे जा रहा है तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ना बच्चों क्योंकि इसका भी यूज किया जाता है कभी कभी, है ना, क्लॉकवाइज। है तो साइक्लिक प्रोसेस, देखिए है तो साइक्लिक प्रोसेस, ये तो मानना पड़ेगा आपको, है तो ये साइक्लिक ही, दोनों साइक्लिक है क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम हो गया है। ठीक है, देखा जाए बच्चों तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, है ना, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस भले ही है लेकिन ये भी है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे V1 ले सकते हैं, यहाँ पे V2 लिख सकते हैं, यहाँ पे P1, यहाँ पे सॉरी हाँ P1, यहाँ पे P2 लिख सकते हैं, V1 V2 P1 P2। ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि ये तो समझना होगा आपको कि किस में इसका वर्क डन आएगा। अगर हम वर्क डन निकालना चाहें, वर्क डन निकालना है, कैसे निकाले भाई? ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके नीचे का ग्राफ का एरिया, PV का नीचे का ग्राफ का एरिया पूरा हो गया। ये चीज़ ऐसे जा रहा है तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन नहीं होता है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वर्क डन नहीं होगा, तो वर्क डन पूरा हो गया इसके वजह से। अब नीचे वाला इधर जा रहा है तो इसके वजह से नीचे वाला ये हो गया, तो पूरा में से ये वाला चीज़ अगर हम काट के निकाल दें, ये चीज़ निकाल दें तो बचेगा सिर्फ ये वाला अंदर का पार्ट। तो इसके एरिया अगर हम लिखना चाहें तो एरिया बस इसके अंदर का पार्ट ही आएगा भाई, है कि नहीं बोलिएगा। यहाँ पे देखें ये ऐसे जा रहा है तो इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा ये पूरा एरिया हो जाएगा। ये ऐसे जा रहा है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी है, वर्क डन नहीं आएगा। अब नीचे वाला ये है तो इसकी वजह से नीचे वाला ये वाला आ जाएगा वर्क डन। अगर ये इधर जा रहा है और अगर ये इधर आ रहा है तो इसीलिए तो हम घटा रहे हैं, इधर जा रहा है तो ये इसका अलग वर्क डन आएगा, इधर जा रहा है तो इसका अलग आएगा, तो इसका इसीलिए इसको नीचे वाला ये हटा देते हैं तो बचेगा सिर्फ ये वाला। ठीक है, चीज़ें हो सकता है आपको अच्छे से नहीं आ रहा हो समझ, लेकिन और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ नीचे समझ में आ जाएगा, है ना, घबराना नहीं बच्चों, आ जाएगा समझ में, बस देखिए ना, आप देखते जाइए। ये इधर से इधर आ रहा है मतलब कि V2 से V1 जा रहा है, V2 बड़ा है V1 से, मतलब कि इधर जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम कम हो रहा है भाई। वर्कडन जो होता है हमारे पास PdV होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कि वर्कडन का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये वाला केस में 1 वाला में, 2 वाला में देखिएगा, 2 वाला में V1 से V2 जा रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू डेल्टा V का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, जो भी है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये कम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा भाई। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, उसी उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है तो ये छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब वर्कडन का वैल्यू कैसे निकाले भाई, इसके ये वाला नेगेटिव है लेकिन इसके अंडर का एरिया तो पूरा है और ये पॉजिटिव है तो ये हटाना पड़ेगा, तो बस ये वाला आता है, लेकिन ओवरऑल ये बड़ा है क्योंकि इसके अंडर का एरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, वर्कडन 1 प्लस वर्कडन 2 कर देंगे, लेकिन हमको पता है कि वर्कडन 1 जो है नेगेटिव है, ये वाला चीज़ क्या है, नेगेटिव है, ये वाला चीज़ पॉजिटिव है, और नेगेटिव बड़ा है यहाँ पे, है ना, नेगेटिव के अंडर का एरिया बड़ा है, तो ओवरऑल वर्कडन क्या हो जाएगा बच्चों, ओवरऑल क्या हो जाएगा, वर्कडन का वैल्यू, नेट वर्कडन क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको, है ना।
उसी तरीक़ा से यहाँ पे बोल सकते हैं नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 कर देंगे। वर्क डन 1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना बच्चों, ये 1 है, 2 है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और पॉजिटिव बड़ा है इस बार, इसके अंडर का एरिया देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और इसके अंडर का एरिया कम है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन नेगेटिव का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये तो साइक्लिक प्रोसेसेस की बात हो गई। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं पे कि अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर बन रहा है, जो लूप है जैसा भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। आपको मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ें समझ लीजिए, है ना, याद करने से कुछ होता नहीं है, वैसे क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये तो साइक्लिक था। नॉन साइक्लिक में क्या होगा, नॉन साइक्लिक में जैसा भी ग्राफ बनेगा वहाँ पे तो सेम नहीं होगा, तो वहाँ पे सब कुछ लेना पड़ेगा। और ये दोनों साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा क्या करिएगा कि डेल्टा यू का वैल्यू 0 ले लीजिएगा हमेशा, ठीक है। आप लेकर ही सोल्व कीजिएगा सवाल, ठीक है। और नॉन साइक्लिक रहेगा तो वहाँ पर कुछ भी 0 नहीं लेना है, डायरेक्टली अगर सवाल में आ रहा है तब लेना है, ठीक है। चलिए सवाल जल्दी से कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। टीबी जो साइक्लिक प्रोसेस है, बिलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज n, फाइंड वर्क डन। साइकिल है तो डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, वर्क डन निकालना है। टीबी ग्राफ है बच्चों, तो क्या करते हैं, इसके अंदर का एरिया ले लेते हैं। नहीं भाई, क्या आपको मैंने समझाया बच्चों, ऐसे नहीं करना है, देखना है ग्राफ किसके बीच है, टी और भी है भाई, पी भी थोड़ी है। आप सोचेंगे कि इसके अंदर का ग्राफ ले लेते हैं, इसका अंदर का एरिया, और आंसर आ जाएगा। बच्चों जोश में अपना होश नहीं खोना है, ये भी समझना है कि ये किसके ग्राफ है, टी भी है, और पीछे जो मैं बता रहा था वो पी भी ग्राफ है। अब बोलेंगे टीवी में तो अब अलग हो गया, अब हम कैसे बनाया जा सकता है, बस थोड़ा सा ये दिमाग को खोलना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। कैसे बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है बच्चों। देखिए टीवी ग्राफ है, हमको पता है वर्क डन क्या होता है, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है बच्चों, पी डी भी होता है, छोटा सा वर्क डन यही आता था, शुरुआत में चले जाइए। और आपको पता है कि पी डी भी है, तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का टर्म लाना है। वॉल्यूम का टर्म है, प्रेशर को हटाना होगा, ऐसा सोचिए आप। तो आपको पता होगा कि पी वी इक्वल टू एन आर टी तो कर ही सकते हैं। प्रेशर को हमको हटाना है तो वो हो जाएगा एन आर टी अपॉन भी। कुछ को तो डायरेक्ट फार्मूला याद होगा बच्चों को, तो ठीक है आप वैसे कर लीजिए, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। एन आर टी अपॉन भी इंटू डी भी हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू आ गया, वर्क डन। अब देखिए, अब यहाँ से आपको कुछ ध्यान में आ रहा है। पहली बार में क्या बताया था, यही तो बताया था, पहली बार में यही तो बताया था बच्चों मैंने आपको, कि इसके बाद क्या होगा। अगर आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों। यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा आपके पास, ये जो वर्क डन आ जाएगा, साफ दिख रहा है। एन आर टी तो कांस्टेंट है, एल एन भी फाइनल अपन भी इनिशियल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि याद मत कीजिए, आप ध्यान दीजिए, है ना। अब इस टाइप से आ गया, तो अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है वर्क डन का वैल्यू। देखिए पहली बात, ये ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये इसके लिए तो नहीं आएगा भाई, इसके लिए तो नहीं आएगा वर्क डन। ये वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए वर्क डन नहीं आता है, ये भी कांस्टेंट है। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं कैसे बता पा रहा हूँ। पीछे बताया था, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हो रहा, यही है, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हो रहा भाई। कोई अगर ऐसे ग्राफ बना दिया तो इसके अंदर का एरिया क्या ही आएगा भाई, परपेंडिकुलर है ना, इसका एरिया क्या ही आएगा, नहीं आएगा, ये दोनों तो हट ही गया। तो अब 2 लाइन बचा, एक ये लाइन और एक ये लाइन। इसके वजह से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके वजह से इधर आ रहा है तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और ये छोटा, ये हटाएंगे तो यही आएगा, लेकिन ज़्यादा आएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, कर सकते हैं। अगर मैं बता दूं कि ये हमारे पास पहला पाथ है, ये पहला पाथ और ये दूसरा पाथ, तो वर्क डन इन पहला पाथ क्या होगा, एन तो कांस्टेंट है, आर टी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट लिए हैं कि नहीं लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट आपको दे भी रखा है 1 में, ये प्रोसेस में टेम्परेचर का वैल्यू 2T है, तो यहाँ पे हम लोग 2T ले लेंगे, 2T नोट ले लेंगे।
ln ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इस प्रोसेसेज में यहाँ से यहाँ तक जाने में वी फाइनल 2 भी है, वी इनिशियल भी है, वी नोट है, 2 वी नोट अपॉन वी नोट। उसी तरीके से वर्क डन 2 निकाल सकते हैं हम लोग। इधर जा रहा है तो एन आर टी नोट है, वहाँ पे टेम्परेचर, ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम वी नोट है, इनिशियल वॉल्यूम 2 वी नोट है। नेट वर्क डन क्या होगा, 1 + 2, सिंपल 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 कर दीजिए आप लोग, क्या होगा। अगर आप इसको पूरा खोल दे तो कितना आएगा बच्चों, पूरा खोल दे NR 2 NR टी नोट 2 NR टी नोट ln ऑफ 2 वी नोट माइनस ln ऑफ वी नोट, ऐसे भी लिखा जाता है। और प्लस में यहाँ पे कर दें NR टी नोट इंटू ln ऑफ वी नोट माइनस ऑफ ln ऑफ 2 वी नोट। साफ साफ आपको कुछ कुछ चीज़ें दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा ln वी नोट, एक सेकेंड, ln वी नोट 2 ln वी नोट है ना, 2 NR टी नोट ln वी नोट, और यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट थोड़ा सा आप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा NR टी नोट ln ऑफ वी नोट, एक चीज़ हमने बता दिया, वो भी नेगेटिव का आएगा, ठीक है भाई। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 वी नोट है ना, तो नेगेटिव में प्लस का आ जाएगा NR टी नोट ln ऑफ 2 वी नोट, बिल्कुल ईजी है। अब ये चीज़ आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे कांस्टेंट NR टी नोट को वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो ln ऑफ 2 वी नोट माइनस ln ऑफ वी नोट हो जाएगा, तो NR टी नोट इंटू ln ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया भाई, ये आंसर हो गया बच्चों। और यही वर्क डन यहाँ पे नेट आ गया है कि नहीं, नेट वर्क डन जो आपको निकालना था वर्क डन, और वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। मैंने बोला था पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस। सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगर आप चल रहे हैं साथ साथ तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपसे हो रही होगी, तो ये आंसर हो गया बच्चों, है ना। काफ़ी ईजी है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा तो होगा। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको बोली जा रही है। ABC 3 मोल्स दिया हुआ है आइडियल गैस का। टेम्परेचर ऑफ द गिवन गैस देखिए, B पे है 500, C पे है 1000। वर्क डन ऑन द गैस CA 2500 जूल दे रखा है। हमको हीट एब्जॉर्ब निकालना है, नेट हीट एब्जॉर्ब कितना है या फिर रिलीज्ड, हमें नहीं पता है ऑब्जर्व हुआ है या रिलीज्ड हुआ है, ठीक है। R का वैल्यू ये लेना है बच्चों, ठीक है भाई। चलिए चीज़ों को किया जा सकता है। ये ग्राफ है साइक्लिक प्रोसेसर जो है, तो डेल्टा यू का वैल्यू हम लोग 0 कर सकते हैं। एन का वैल्यू 3 मोल दे रखा है, हमको दे रखा है जो यहाँ पे टेम्परेचर है उस वो क्या है, टेम्परेचर एट बी पॉइंट जो है 500 केल्विन, और टेम्परेचर एट सी पॉइंट जो है वो 1000 केल्विन, ठीक है भाई। ये सी और ये बी पे हमको दे रखा है बच्चों। फाइंड नेट हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितना होगा, और सी ए का जो वर्क डन दे रखा है, वर्क डन इन पाथ सी ए, सी से ए जा रहा है तो वर्क डन कितना है 2500 जूल। सी से ए जा रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, सी से ए जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव का वर्क डन होगा बच्चों, ये नेगेटिव का वर्क डन होगा, है ना। यहाँ से यहाँ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, सी से ए जा रहा है तो नेगेटिव का वर्क डन होगा, ठीक है। ये नेगेटिव होगा, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। मुझे तो नेट हीट एब्जॉर्ब इस सिस्टम का बताना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके लिए तो नहीं आएगा। देखिए वर्क डन इन ए बी पाथ जो है वो 0 होगा। आखिरकार नेट वर्क डन हमें निकालना तो पड़ेगा ना भाई नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू ए से बी जाने में प्लस वर्क डन बी से सी जाने में प्लस वर्क डन सी से ए जाने में, ठीक है भाई। इस पॉइंट पे वॉल्यूम पता करना होगा हमको। इसका वर्क डन पता है, मतलब कि हमें ए सी पता है, ए बी भी पता है, ये 0 है, ए बी तो हमको पता है 0 है। बस हमको बी सी निकालना है। बी सी का वर्क डन कितना होगा बच्चों, इसका वर्क डन कितना होगा इसके अंदर का, निकाल सकते हैं। वॉल्यूम पता चल जाए, यहाँ का V1 V2 पता चल जाए। अच्छा टी बी भी दे रखा है तो यहाँ से निकल सकता है, निकाल सकते हैं भाई। पी वी इक्वल टू NRT,
सिंपल 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 बात है, सिंपल बात है। टेम्परेचर दे रखा है, मोल दे रखा है, और हमको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एट पॉइंट बी कितना होगा, एन जो कि 3 है, आर टेम्परेचर का वैल्यू आपको बी पॉइंट पे 500 दे रखा है, अपॉन प्रेशर कितना है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। आर का वैल्यू हमको लेना है 25/3, 3 गुने 25/3 गुने 500 बटा पी, 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा जितना भी आ जाएगा। सी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, 3 गुने 25/3 गुने यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस है, कितना हो जाएगा बच्चों, 25,000 हो जाएगा। 25,000 हो गया। यहाँ पे कितना, 25 25 125, 125 पे 00, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। और हमें क्या पता करना था, ये दोनों पॉइंट पे हमने पता कर लिया। इस पॉइंट पे भी सी है, और यहाँ पे भी बी है। इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है पी। यहाँ पे इसके अंडर का एरिया क्या होगा, एरिया अंडर इसके क्या होगा, पी डी भी। सिंपल सिंपल सिंपल। तो पी इंटू वी सी माइनस पी इंटू वी बी, तो ये चीज़ तो हमने निकाल लिया। ओके, पी वी सी हमको कितना दिया है, 25 पे 30, माइनस ये कितना है 12 पे 500, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इतना ही हो जाएगा, 12,500 ही आ रहा है। तो इतना आपको आ गया यहाँ पे वर्क डन, इतना जूल। और ये हमको पता ही है, लेकिन ये माइनस का होगा 2500 जूल बच्चों, क्योंकि सी से ए जा रहा है ना। तो नेट वर्क डन हमें पता चल गया। तो वर्क डन नेट कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें से घटा दीजिए, 500 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12,000 में से 2,000 10,000 10K जूल। हमें निकालना था नेट हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू जो होता है, एक सेकंड उधर ले जाता हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है। आपको पता है साइक्लिक प्रोसेसेस में 0 होगा। डेल्टा वर्क डन का वैल्यू आ रहा है 10 किलो जूल, और यही हमारे पास है डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो हीट का वैल्यू इसने एब्जॉर्ब किया होगा। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। हीट इसने एब्जॉर्ब किया है खुद में, है ना। लेकिन यहाँ बाई आप सोच के कंफ्यूज होंगे, बाई हम नहीं लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ है ना। कंफ्यूज होने की कुछ बात नहीं है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, पॉजिटिव आ रहा है 10 किलो जूल। हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट भी आ गया हो कि भाई सीए में जो वर्क डन हुआ है, यहाँ पे इसका एरिया तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है हमको सीए का, फिर भी ये कम आया है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 12,000 आ गया। पता नहीं यहाँ पे कुछ डेटा का इशू है बच्चों, पता नहीं कैसा डेटा दे रखा है सवाल का, लेकिन चीज़ें ऐसा ही होगा, इसके अनुसार हमने सोल्व कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ गलत है, ग्राफ के अनुसार उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। पता नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक आने के लिए बच्चों बहुत बड़ा वाला थैंक यू बच्चों। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।